नमस्कार, आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों। अभी तक इसके बीच में थोड़ा सा आईबीएस सीरीज जो कि रुक गया था। ठीक है, क्या हुआ था कि जो मेरा टाइपर है उसका थोड़ा सा बुखार आ गया था, तो बुखार की वजह से क्या हुआ था, इधर रुक गया था। लेकिन आज से कंटिन्यू आईबीएस सीरीज स्टार्टअप है। ठीक है, ये स्पेशल किसके लिए था मेरे भाई? ये स्पेशल था बिहार एसआई के लिए था, यानी बिहार दरोगा के लिए था, आरओ के लिए था। ठीक है, यानी स्पेशल जो जीएस का जहाँ पे मांग है वहां के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जो कि एक अच्छा सा सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 9 में ही जबरदस्त क्वेश्चन जो कि ऐसे ही आगामी जितना भी हम प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे उतना ही जबरदस्त क्वेश्चन भी आपके सामने आते जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। और मेरे भाई जो नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे भाई देखो, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9 की बात कर रहे हैं। इधर प्रैक्टिस सेट 9 चल रहा है, आईबीएस चल रहा है, उधर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। और आज से ही मंडे से ही आज संडे है, मंडे से आपका यूपी स्पेशल एकदम समग्र ज्ञान आपके सामने लाया जाएगा। उधर हमारे गुरु जी जो कि रमेश सर मैथ जो कि पढ़ाई रहे हैं। ठीक है, जल्द ही एकलव्य इंस्टीट्यूट पे आपका हिंदी और आपका रीजनिंग भी स्टार्टअप हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका क्या, प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 9 का हम लोग व्यवसाय करते हैं मेरे भाई। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्क का यानी सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। सार्क का बताइए भाई, हमने सार्क के बारे में कई क्वेश्चन आपके सामने ला भी दिया था। आप देखिए कुछ उसी से संबंधित एक नया सा क्वेश्चन आ चुका है। तो सार्क का एक नया सदस्य बना था। देखिए मेरे भाई, सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ, बड़ा ध्यान समझो। ठीक है, साउथ एशियन, याद रखना मेरे भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन, याद रखना, एसोसिएशन फॉर रीजनल, क्या मेरे भाई, रीजनल। ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन याद रखना। ठीक, तो ये सार्क का जो कि, और दूसरी बात समझना कि सार्क का जो मुख्यालय है, याद रखना मेरे भाई, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आप कहो सर काठमांडू। कहाँ है सर? काठमांडू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, देखो एक नया देश के बारे में पूछ रहा है, एक इसके पूरे प्रमाण के बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुआ था सार्क का। ठीक है, और इसमें कुल 8 जो कि कंट्रीज हैं, कितने? 8 कंट्रीज हैं। तो यहां पूछ रहा है कि सबसे नया देश कौन सा है। तो एक बात बड़ा ध्यान समझना, पहला आपका जो देश है इसमें भारत था, बड़ा ध्यान समझो, भारत। दूसरा पाकिस्तान था। ठीक है, तीसरा आपका मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तीसरा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल था। और उसके बाद आपका भूटान था। कौन था? भूटान भी इसी में है। और उसके बाद आपका श्रीलंका भी है। उसके बाद इसमें मालदीव भी है। क्या है? मालदीव भी है। बड़ा ध्यान समझना। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान भी है, कुल 7। लेकिन जो 8वां देश आपका जिसमें जुड़ा था वो था अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी फॉर डॉग होगा। लेकिन कब जुड़ा था? बड़ा ध्यान समझो, सन 2007 में जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कब? 14वां शिखर सम्मेलन के अंतर्गत सन 2007 में क्या हुआ था मेरे भाई? अफगानिस्तान को सार्क में जोड़ा गया था। सार्क में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। तो ये एक नया देश के रूप में इसमें शामिल किया गया था सार्क में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इतना समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा। ठीक, चलो आगे। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यही पूछ रहा है। तो सबसे संयुक्त राष्ट्र का यानी मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जानिएगा, यूनाइटेड ऑफ नेशन। नहीं, यहां पे थोड़ा सा आप ना लगाए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद ध्यान समझिएगा, इसकी जो 24 अक्टूबर, कब सर?
24 अक्टूबर की बात करूं 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय, यही पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, रोम या जिनेवा? जल्द बताएं। तो देखो भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है सर? न्यूयॉर्क आपका पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे सर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी बात सर, वाशिंगटन में क्या पड़ता है सर? ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। कहां सर? वाशिंगटन में, याद रखना। ठीक है, जिनेवा में क्या है सर? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कहा जाता है मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ये आपका जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। सर रोम में क्या है सर? रोम में आपका पड़ेगा सर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा सर? न्यूयॉर्क। ए फॉर एप्पल, राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? क्या बात समझ में आ रहा है? देखिए, शाइस्ता खान या जय सिंह या अफजल खान या औरंगजेब? जब बताएं कि शिवाजी को किसने कैद किया था? भाई कैद किया था, आप सभी अगर इतिहास पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे। तो बड़ा ध्यान समझिए मेरे भाई, जो शिवाजी को कैद करने की बात अगर आई तो एक बात समझेगा कि 22 जून सन 1965 ईस्वी की बात है। ठीक है, सॉरी 1965 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हाँ 1665 की बात है। ठीक है, 1665 की यहाँ पे बात है। ठीक, 1665। ठीक है, 22 जून 1665 की बात है। और यहाँ पे हुआ था पुरंदर की संधि। क्या हुआ था सर? पुरंदर की संधि हुआ था। ठीक है, बड़ा ध्यान समझना मेरे भाई, पुरंदर की संधि हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का एक जो कि सेनापति था, क्या था सर? सेनापति था। किसका सेनापति सर? औरंगजेब का सेनापति था। ठीक है, उसका क्या नाम था सर? जय सिंह। क्या नाम था सर? जय सिंह नाम था। ठीक है, बड़ा ध्यान समझना, एक एक चीज को बता रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। औरंगजेब का सेनापति क्या था? नाम था जय सिंह। ठीक है, जय सिंह के पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था सर? राम सिंह। और राम सिंह की सुरक्षा के लिए ये क्या किए शिवाजी? ये आगरा में जाते हैं। ठीक है, आगरा में जाते हैं, आगरा के किले में। कब सर? 12 मई की बात है, 12 मई 1666 की बात है। ये आगरा किले में ये बुलाता है कि जाओ शिवाजी को बुलाया जाए और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बंदी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन औरंगजेब ने इनके साथ धोखा किया था। जब ये 12 मई 1666 को ये आगरा में आते हैं, आगरा में आने के बाद इनको क्या करते हैं? ये कैद कर लेता है। कौन कर लेता है सर? औरंगजेब के आदेश पर जय सिंह कैद कर लेता है। किसको? शिवाजी को। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान समझना, 16 अगस्त की बात है। कितना? 16 अगस्त 1666 ईस्वी को ये आगरा के किले से ये क्या होते हैं? 9-2-11 हो जाते हैं, यानी वहां से ये भाग जाते हैं। कौन भाग जाते हैं? शिवाजी। तो मेरे भाई शिवाजी को कैद किसने किया था? तो सर औरंगजेब ने किया था। किसने किया था सर? औरंगजेब ने किया था। सी फॉर कैट एकदम हमारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चले हम लोग। आओ भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हाँ आ जाओ यहाँ। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? यही आपको बताना है। जब बताएं कि मुंगेर किसकी राजधानी थी। ठीक है, हाँ मुंगेर से पहले मुर्शिदाबाद राजधानी थी, याद रखना, दिमाग में आ गया होगा जिसके। तो मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम या कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या सिराजुद्दौला? जल्द बताएं। चलो भाई देखो, बड़ा ध्यान समझिएगा कि जो मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी मेरे भाई? मीर कासिम की। कैसे सर? ध्यान समझा कि मीर कासिम जो कि मुंगेर अपनी राजधानी बनाई थी, कब बनाई थी? बड़ा ध्यान समझो,
1760 से लेकर 1763 तक ये अपना शासन करता है बंगाल में, ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा कि मीर कासिम अलीवर्दी खां का नाम सुने होंगे आप, अलीवर्दी, ठीक है। अलीवर्दी खां, जो अलीवर्दी खां था, ठीक है, इसके बाद ये मीर कासिम बना और बंगाल का एक दूसरा, ठीक है, कहां का सर, ये बंगाल का दूसरा, ठीक है, दूसरा एक अच्छा नवाब बना, ठीक है, एक अच्छा शासक बना। तो उसके बाद आप ध्यान समझिएगा कि मीर कासिम जो था ना, इससे पहले मुंगेर से पहले जो राजधानी थी ना वो थी मुर्शिदाबाद। कहां था सर, मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी से मुंगेर दिया, उसके बाद क्या बना, मुर्शिदाबाद था। उसके बाद मीर कासिम ने मुंगेर अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, चेंज कर दिया था मीर कासिम ने, चेंज किया था, ध्यान समझो। फिर हुआ क्या कि आप जानते हो 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग कहते थे बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था सर, बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बड़ा ध्यान समझना, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो सर, यहाँ पे पहला तो था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम ने संयुक्त सेना बनाया था, ठीक है, संयुक्त मतलब सब लोग मिल के जो कि लड़े थे। दूसरा था नवाब अवध, जो कि नवाब, ठीक है, लखनऊ के जो कि नवाब थे, अवध के नवाब थे, जिसे हम लोग कहते थे, ठीक है, अवध के नवाब, ठीक, नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला, बड़ा ध्यान समझना, सुजाउद्दौला थे। और जो कि मेरे भाई आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन तीनों लोगों ने क्या किया था, अपने तरफ से बक्सर का युद्ध लड़ा था। किसके साथ, अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला था, अंग्रेजी जो नेतृत्व करने वाला था, कौन नेतृत्व करने वाला था, उसका नाम था सर हेक्टर। क्या नाम था सर, हेक्टर मुनरो। क्या नाम था, हेक्टर मुनरो, ठीक है। अंग्रेजी तरफ से अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो था। और इनके बीच में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में ये युद्ध होता है। और उस समय में ये तीनों लोग संयुक्त सेना का हार होती है और हेक्टर मुनरो का क्या होती है, जीत होती है। कोई बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ध्यान रखना कि जो मीर कासिम था, एकदम राइट आंसर है कि मुंगेर अपनी राजधानी को बना था, मीर कासिम बना था। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। देखो, कामायनी पुस्तक रचयिता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह की, महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन, बताएं। देखो भाई, कामायनी एकदम राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। लहर, झरना, आंसू, इनकी ही जो कि क्या है मेरे भाई, उपन्यास है, कहानी है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद का ही है, तो कामायनी किसकी मेरे भाई पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद का। राइट आंसर ए फॉर एप्पल, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, आप भी देख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है ट्राई ब्रेकर। क्या मेरे भाई, ट्राई ब्रेकर। जो ट्राई ब्रेकर है शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ट्राई ब्रेकर किस खेल संबंधित है, क्या टेनिस या हॉकी या फुटबॉल या बी व सी दोनों। जब बताएं कि ट्राई ब्रेकर किससे संबंधित है। ट्राई ब्रेकर जो आपका फुटबॉल व हॉकी दोनों संबंधित है, ये बात बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं खेल संबंधित सभी ट्राविया आपके सामने लाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बड़ा ही एकदम जान लो रामबाण प्रस्तुत होने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई इस ट्राई ब्रेकर जो था वो हॉकी व फुटबॉल से संबंधित है, ये बात दिमाग में बैठा रखो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो, क्वेश्चन कितनी बार हम भी लाए, अगर आप मन से नहीं पढ़ोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं पैदा करोगे, और अगर जीवन में आप संघर्ष करना जानते हो नहीं, अगर आपका लक्ष्य कोई नहीं, कोई एम ही लाइफ में नहीं, आपके अंदर पैशन भी नहीं है, तो आपके लिए क्वेश्चन सभी से बकवास। क्या है, सब बकवास। लेकिन अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है तो सभी क्वेश्चन आपके लाजवाब, ठीक है। तो देखो, व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी पूछ रहा है कि जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं, ठीक है, हड़प नीति सिद्धांत भी कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। व्यक्तिगत सिद्धांत को हड़प नीति सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और हड़प नीति सिद्धांत किसने शुरुआत किया था, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मिंटो या डलहौजी। जब बताएं व्यक्तिगत सिद्धांत किसने शुरुआत किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की। किसने किया था मेरे भाई, डी फॉर डार्क,
एकदम राइट आंसर है। तो व्यक्ति सिद्धांत का मतलब ये था, ये बात ध्यान रखना, हड़प नीति का मतलब ये था कि उस समय जितने भी रियासत में जो राजा बने थे, जो राजा थे और जिनके पुत्र नहीं थे, ठीक है, जिनके पुत्र नहीं थे, और पहला एक कानून लगाया गया था कि अगर किसी भी राजा को पुत्र नहीं है तो किसी से गोद भी नहीं ले सकता था। पहला चीज एक कानून था, ठीक है। अगर राजा मर जाता है तो मरने के बाद सारी संपत्ति इन भाइयों को हो जाता था, ठीक है। ये सब बेवकूफ आके हमारे भारत पे कब्जा करके हमें भी एकदम, ठीक है, कंगाल बना दिए। तो ये डलहौजी ऐसा व्यापक सिद्धांत लगाया कि जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं है वो किसी से गोद भी नहीं ले सकता, और गोद भी नहीं ले सकता, और मरने के बाद सारी संपत्ति हमारी हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल दूसरी बात समझिएगा कि ये 1848 से लेकर मेरे भाई, कब 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासन चलता है, ठीक है। इसी समय में ट्रेन भी चलाया गया था, ये बात ध्यान समझना, ठीक है, बड़ा ध्यान समझिए। 1848 में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सतारा को अपने अंडर में हथियाया था, ठीक है। सतारा ऐसा रियासत था, सबसे पहले हड़प नीति सतारा पे किया था, ठीक, 1848 में, बड़ा ध्यान समझो। दूसरी बात 1849 की बात बताऊं तो जयपुर था, क्या था मेरे भाई, जयपुर था, ठीक है। 1848 में सतारा को हथियाया था, 1849 में जयपुर को हथियाया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1853 की, मैं बात करूं 1853 की, तो संभलपुर, क्या मेरे भाई, संभलपुर को अपना जो कि शिकार बनाया था इसने, कौन, ये आपका एक डलहौजी, ठीक है। दूसरी चीज समझो, चल 53 की बात करूं, 1854 की मैं बात करूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी को, ठीक है, ये झांसी को क्या दिया था, झांसा दे दिया था, कौन, डलहौजी ने दे दिया था झांसी को, झांसा अपने अंडर में मिला दिया था, ठीक है। आप दूसरी बात समझो, 1854 हो गया, 1856 की मैं बात करूं मेरे भाई, 1856 की मैं बात करूं, ठीक है, 48 हो गया, 49 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया। तो देखो यहाँ पे अवध की बात मैं करूं, किसकी, अवध और नागपुर, अवध और नागपुर को भी अपना क्या किया था, अपना शिकार बनाया था, ठीक है, इतना। तो 1848 में सतारा, 49 में जयपुर, 53 में, ठीक है, 49 हो गया, 53 में संभल, 54 में झांसी, ठीक है, और उसके 56 में अवध, नागपुर को भी अपना शिकार इसने बनाया था, कौन, ये डलहौजी बनाया था, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या है, व्यापक सिद्धांत को ठीक है, डलहौजी ने ही शुरुआत किया था, एकदम राइट आंसर है, एकदम। ये चीज लिखा करो, नोट किया करो, नोट करोगे तो नहीं मजा आएगा, नहीं करोगे नहीं मजा आएगा, एक बार बड़ा ध्यान समझना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का मेरे भाई आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो गजब का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। जल्द बताएं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। चल, लोकसभा अध्यक्ष को, कि प्रधानमंत्री को, कि मुख्य न्यायाधीश को, कि उपराष्ट्रपति को। जब बताएं तो मेरे भाई भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। और अगर अनुच्छेद 56 की बात करूं तो अनुच्छेद 56 में जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करता है उससे वो क्या करता है, 5 वर्ष तक वो बना रहता है। इससे पहले अगर इसका मूड है तो वो अपना त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, या तो आप कर सकते हो मेरे भाई कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आप इस पे महाभियोग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, महाभियोग की प्रक्रिया से भी इसको हटा सकते हो, किसको, राष्ट्रपति को, या तो अपने मन से ही उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे भाई, इसको अपना पद, जो कि भारत देश की, भारत है, अगर यहाँ की उसको जनता के विचार समझ में नहीं आया तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, आसानी से दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर सी फॉर कैट, एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वत के बीच से पहले मैंने ज्वालामुखी पढ़ाया था, और अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। माउंट एटना, माउंट ब्लैक, माउंट किलिमंजारो या माउंट फ्यूजियामा। जल्द बताएं, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो भी हमने बताया था, पर्वत ही पढ़ाया था। जो माउंट एटना है ये कहाँ है मेरे भाई, इटली में है। कहाँ है, इटली में। और यह एक ऐसा है मेरे भाई, यह एक ज्वालामुखी
यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये बात बड़ा ध्यान समझना, ठीक है। दूसरी बात देखो, माउंट फुजियामा कहाँ है सर, ये आपका जापान में है, कहाँ है सर, जापान में। यह एक कैसा है सर, ये भी एक आपका क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, कैसा है सर, ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है सर, ये एक तंजानिया में, कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा में। लेकिन सर माउंट ब्लैक, जो माउंट ब्लैक है ये आल्पस पर्वत का, किसका सर, आल्पस पर्वत का ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो तो राइट आंसर हमारा बी फॉर बनाना एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है कि मध्य अमेरिकी देश में शामिल नहीं है, यानी मेरे भाई उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच वाली बात कर रहा है। तो निकारागुआ, एल सल्वाडोर या पनामा या पेरू, चलो बताएं। तो देखो निकारागुआ, एल सल्वाडोर, पनामा ये तो मध्य में है, ठीक है, ये तो मध्य में है, लेकिन पेरू जो कि मध्य में नहीं है, सीफा कैट हमारा एकदम राइट है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बादलों के फटने से क्लाउड बर्स्ट का क्या तात्पर्य है, क्लाउड बर्स्ट का क्या तात्पर्य, यानी बादल में फटता है उसका क्या कारण होता है। आकाश में बिखरे हुए बादलों की उपस्थिति या कृत्रिम वर्षा की क्रिया, ठीक है, या मेघाच्छित या मौसम जिसमें एक लंबे समय तक सामान्य वर्षा होती हो, या त्वरित झंझा, ठीक है, त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। यानी मेरे भाई जब आप बादल पड़ता है तो ऐसी होती है कि बादल एकदम ब्लैक हो जाते हैं, घनघोर हो जाते हैं, बिजली तड़कती है, बादल फट जाते हैं, यानी वो पानी रुकने का नाम नहीं देती, सामान्य दशा नहीं होती, असामान्य दशा होती है। तो बड़ा ध्यान समझना कि तेज झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार बारिश होगी और उस समय जो दशा होगी असामान्य दशा होगी, ठीक है, जब बादल पड़ता है। तो टी-फॉर टाग एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है। पहली बात जानो कि डीएनए का डीऑक्सीराइबोस नाम सुने होंगे, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस का नाम सुने होंगे मेरे भाई, राइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। न्यूक्लिक का नाम सुने होंगे, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया डीएनए का, ठीक है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, गुणसूत्र या जीन या ए तथा बी या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई होता है मेरे भाई जीन, क्या होती है, जीन, ठीक है। हरगोविंद खुराना का नाम सुने होंगे आप लोग, हरगोविंद खुराना का नाम सुने होंगे आप लोग, इन्होंने इसकी खोज किया था। और जीन का अर्थ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण और अगुण को ट्रांसफर करना, ये जीन का ही प्रमुख क्रिया होती है, ठीक है। और गुणसूत्र का क्या कार्य, वाल्डेयर ने इसका खोज किया था, किसने, वाल्डेयर ने इसका खोज किया था, बड़ा ध्यान समझना, ठीक। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मरुस्थलीय पौधों के क्या गुण होते हैं। बताओ मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं जहाँ पे पानी की बड़ा कमी होती है, ठीक है, साल में 1-2 बार पानी पा जाते हैं, लेकिन मरुस्थलीय पौधों का क्या गुण होता है ये पूछ रहा है। गूदेदार होते हैं या नुकीला होता है, लंबी होती है, ऊपरी इसमें कोई नहीं, जल्द बताए। तो बड़ा ध्यान समझना, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं पहली बात जानो कि गूदेदार होते हैं एकदम। दूसरी बात और नुकीली पत्ती होती है, कांटेदार पत्तियां होती हैं एकदम, आप देखे भी होंगे। लंबी जड़ें होती हैं क्योंकि उसमें क्या होती है भैया मेरे, मरुस्थल में जब जाओगे रेत रहता है तो उसके अंदर तक जाता है जड़ें, तो इसमें तीनों गुण है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 यानी उपयुक्त में से सभी हमारा एकदम राइट आंसर, डिफॉल्ट एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं। कोई तालाब है, तालाब में आप किनारे बैठे रहो और आपको पत्थर मार दो, ठीक है। पत्थर मारने के बाद मेरे भाई जो उसमें से लहरें होती हैं, वो लहर पूछ रहा है कौन सी लहर होती है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई अनुप्रस्थ प्रगामी या अनुप्रस्थ अपगामी, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रगामी या अनुदैर्ध्य तरंग, जल्दी बताएं। देखो जब कभी तालाब होगा और आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे एक पत्थर मार दिए और लहरें क्या हो जाएगी, किनारे की ओर जाएंगी। ये लहरें कहाँ जाएंगी सर, ये किनारों की ओर जाना प्रारंभ करेंगी। तो जो किनारों की ओर जाना प्रारंभ कर रही है सर वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कोई बात समझ में आया, दिमाग में धसा, हाँ चलो, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ए फॉर एप्पल एकदम राइट आंसर, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय क्रांतिकारियों के जो क्रांतिकारी थे हमारे, उनके निशाने पर कौन थे? क्या किसान थे, शिक्षित वर्ग, उद्योगपति या जमींदार? देखो भाई, जब 1857 की क्रांति हुआ था ना, तो उस समय क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत ही क्या किया था, भारत में एकदम अत्याचार मचा दिया था, ठीक है। लेकिन जो जमींदार लोग थे ना, जिनके पास बड़ा जमीन थे, वो बड़ा चापलूस थे, ठीक है, वो बड़ा चापलूस थे। पैर पकड़ के जाते थे, अंग्रेजों को रोते थे, दिन में भारतीयों को फुसलाते थे, रात को पैर पकड़ कर अंग्रेजों को दबाते थे। कौन? जमींदार, बड़े चालाक थे, ठीक है। तो जब क्रांतिकारियों ने ये बात समझ लिया और जान लिया, तो इनके निशाने पे कौन बना? जमींदार लोग बन गए। कौन? जमींदारों को केवल मारना है। किसको मारना है? जमींदारों को पहले मारो, अंग्रेजों को बाद में मारो, पहले जमींदार को मारो। क्योंकि जमींदार जो रहते थे, जमींदार जो भाई, आप अगर फिल्मों में देखोगे, जमींदार गांव वालों को प्रताड़ित करता था, अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज की हुकूमत पे अंग्रेज हुकूमत करता था जमींदारों पे, जमींदार गरीबों को हुकूमत करता था। बात समझ में आता? तो देखो, उनका निशाना कौन था मेरे भाई? जमींदार। कौन था? जमींदार, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी फॉर कैट, राइट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी जो श्वेत प्रकाश होते हैं, जो 7 रंग होते हैं, उसकी खोज किसने किया था? रमन ने, कि न्यूटन ने, कि मैक्सवेल, कि आइंस्टाइन ने? बताओ भाई। तो देखो भाई, श्वेत प्रकाश में 7 रंग की खोज किया था न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और एक चीज ध्यान रखना कि पैराबैंगनी किरण जो थी, पैराबैंगनी किरण खोज ने रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था, ठीक है। तो 7 रंगों की जो एक बात समझना है कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, और जब किसी प्रिज्म से टकराते हैं तो 7 रंग अलग अलग दिशा में जाते हैं, ठीक है। उसे कहा जाता था वर्ण विक्षेपण। क्या कहते थे सर? वर्ण विक्षेपण का नाम देते थे, ठीक है, वर्ण विक्षेपण का नाम देते थे। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो वर्ण विक्षेपण था, सबसे बड़ा ध्यान सुनना कि सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण की अगर बात करूं, वर्ण विक्षेपण का, तो मेरे भाई बैगनी का था। किसका था? बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा था। और मेरे भाई लाल रंग का विक्षेपण जो था ना, विक्षेपण सबसे कम था। क्या? सबसे कम था, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका है? बैगनी का। और सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का। लेकिन अगर यही बात मेरे भाई तरंग दैर्घ्य की बात करूं कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो यह बात ध्यान रखना, लाल रंग का अधिक होती है, प्लस लिख दे रहा हूं अधिक में। और मेरे भाई यहीं पे अगर मैं लिख दूं बैगनी के, तो कम होती है, माइनस में होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात समझ में आया? तो न्यूटन हमारा राइट आंसर विभावन आना, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन चल रहे हम लोग। चलो सर देखो, निम्नलिखित में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? हरितगृह प्रभाव गैस, हरितगृह का मतलब होता है वायुमंडल में टेम्परेचर का बढ़ जाना, वायुमंडल में टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, ठीक है, यहाँ पे CH4 होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा CH4, N2O, ठीक है, N2O, SO2, यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, इसे काट दो मेरे भाई, ठीक है। तो ये बताओ इन कौन सा हरितगृह प्रभाव का गैस नहीं है? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% ये पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होती है? ये तो तापमान बढ़ाती है सर, ये भी तापमान बढ़ाती है, कोई दिक्कत एकदम बढ़ाती है, ठीक है। मीथेन, CH4 का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है मीथेन। मीथेन गैस भी एक डेंजरस गैस है, आप जानते हो, ठीक है। जहां तलरीय स्थान होती है गोबर गैसों से, यहाँ से मीथेन गैस निकलती है। जो सड़े गले होते हैं जानवर, वहां से मीथेन गैस निकलते हैं। हाँ चलो अगला, नाइट्रस ऑक्साइड मेरे भाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम देते हैं। चलो सर, ठीक है। लेकिन SO2 जो होता है आपका, ये है सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड, बड़ा ध्यान देना। तो ये CO2, CH4 और N2O, ये तीनों आपका हरितगृह प्रभाव गैस है, लेकिन SO2 आपका हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है, ठीक है। और बड़ा ध्यान से, ये अम्लीय वर्षा कराता है, ये भी ध्यान रखना, ये अम्लीय वर्षा कराता है, बड़ा डेंजरस अम्लीय वर्षा होता है। पहली बारिश में भिगोगे आपको खजूरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी फॉर डार्क हमारा एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है निम्नलिखित किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, यही पूछ रहा है। हाँ पढ़ लिया क्वेश्चन, चलो जल्द बताएं। बृहस्पति शनि, बुध शुक्र, मंगल पृथ्वी या मंगल बृहस्पति, जल्द बताएं। तो मेरे भाई क्षुद्र जो बेल्ट है ना वो सभी जानते हैं, हमने पढ़ाया है आपको, मंगल बृहस्पति के बीच में स्थित। मंगल बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, लाल ग्रह कहलाता है कौन? मंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हाँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1945, 1940। चलो बताएं। चल बैंक की जो स्थापना 1935 हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सन 1934 के अंतर्गत हुई थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो पहला केंद्र बनाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहला केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था कोलकाता। कहाँ बनाया गया था सर? कोलकाता। लेकिन उसके बाद 1937 में स्थायी रूप से, 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में बनाया गया। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ बनाया गया? मुंबई में, पहले था कोलकाता में, स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में बनाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी बनाना एकदम राइट आंसर। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, आज तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? बताओ भाई, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, जिसे हम लोग कहते थे रंगून। ठीक है, पिया गए रंगून, गाना सुने होंगे। अब हम लोग कहते हैं म्यांमार। ठीक है, चलो पाटलिपुत्र, राजगीर या वैशाली, चलो बताएं। चलो भाई, तीसरी बौद्ध परिषद जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था, ये पूछ रहा है सर। तीसरी बौद्ध परिषद आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। थोड़ा सा अच्छा आ जाओ सर, पाटलिपुत्र में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार तरीके से बता दूं। ठीक है, जो पहला हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था सर? ठीक है, राजगीर में, याद रखना, थोड़ा सा नोट करो एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजगीर में हुआ था। और उस समय कौन था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप जो था ना ये अध्यक्ष था। कौन था? ये अध्यक्ष था। ठीक है, महाकश्यप क्या था? ये अध्यक्ष था। ठीक, और उस समय आपका जो शासक था अजात शत्रु। कौन था सर? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु शासक था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा कब हुआ था सर? ये 383 की बात है सर, 383 ईसा पूर्व की बात है सर। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इस सुबुकामी का नाम सुने होंगे आप लोग, सुबुकामी। यहाँ का अध्यक्ष कौन था सर? सुबुकामी। और शासक कौन था? कालाशोक का नाम सुने होंगे आप लोग। किसका? कालाशोक का। ठीक है, यहाँ की बात करूं कालाशोक। ठीक है, कालाशोक की बात करूं अजातशत्रु। ठीक है, कालाशोक। दूसरी चीज समझेगा, तीसरी कब हुआ था? 236 वर्ष बाद हुआ था, 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहीं 247 दिखता है। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था सर? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, यहाँ का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्त। यहाँ का क्या था मेरे भाई? आपका अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ का शासक था अशोक। कौन था? अशोक यहाँ का शासक था, कोई दिक्कत नहीं सर। चल, चौथा कहाँ हुआ था सर? 1 ईस्वी में हुआ था। 1 ईस्वी में कहाँ हुआ था सर? ये यहाँ का जो मतलब कुंडलवन, कहाँ हुआ था सर? कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन ये कहाँ है सर? कश्मीर में है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, वहां का अध्यक्ष किसे बनाया गया था सर? वसुमित्र को। किसको? वसुमित्र को अध्यक्ष। उपाध्यक्ष में अश्वघोष, याद रखना, अश्वघोष को। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करूं सर तो अश्वघोष को बनाया गया था। ये लिख लो सर, ऐसा पूरा लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये अध्यक्ष है, ये आपका क्या है? उपाध्यक्ष। ठीक है, और वहां का शासक कौन था सर? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, इतना राइट आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। कौन सा? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये बातें क्या समझ में आ गई आपको? इतनी चीजें आपको समझ में आ चुका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग यात्रा करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, आ गया। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, गोंडा या बलरामपुर? जल्द बताएं। तो देखो भाई, आप जब जौनपुर के नगरिया में जाओगे, ठीक है, जौनपुर के नगरिया में जब जाओगे मेरे भाई, तो वहां नाला देखोगे ना, एकदम रोडिया में बहता रहता है। और जहां पे नाला बहेगा, जहां पे गंदगी रहेगी, वहां क्या मिट्टी में पाएगी क्या? हुमस की मात्रा खत्म, यानी पोटास की मात्रा खत्म। तो जौनपुर ऐसा है नगरिया। ठीक है, जौनपुर नगरिया ऐसा है जहां पे पोटास की कमी है मिट्टियों में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? नहीं है। केन, बेतवा, कल्याणी या चंबल? जरा बताएं। हाँ बताओ भाई, केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी? हमने आपको जो गंगा नदी पढ़ाया था यानी गंगा रिवर पढ़ाया था, गंगा रिवर में बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि मेरे भाई चंबल, केन, बेतवा ये सब किसके है? यमुना की सहायक नदी है। लेकिन कल्याणी यमुना की सहायक नदी है, तो सर किसका नदी है? गोमती की सहायक नदी है। किसकी है सर? ये गोमती की सहायक नदी है कल्याणी। ठीक है, राइट आंसर डी फॉर डॉग, एकदम राइट आंसर। ठीक है, हाँ देखो भाई, जो चंबल है हमीरपुर में मिलता है। ठीक है, बड़ा ध्यान समझा। हमीरपुर, इटावा, बांदा ये सब जिलों में जाकर यमुना से मिलता है। कल्याणी आपकी गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? हाँ, उपसभापति पूछ रहा है। रवि राय, बलिराम भगत, ठीक है, दूसरा एम अनंत शयनम अयंगर और जी लक्ष्मण। चलो पहला उपसभापति की अगर बात करूं तो मेरे भाई आपका होगा एम अयंगर। आप नाम याद रखना, आपको शॉर्ट में याद करने का अच्छा तरीका है कि अयंगर नाम रखना। कब से कब सर? ये बात करो 1952 से लेकर 1956 तक ये उपसभापति के रूप में विराजमान थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1956 ईस्वी में ये क्या बन गए? ये लोकसभा अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? लोकसभा ये अध्यक्ष बन गए। कौन? अयंगर जी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष बन गए। तो इनकी जो उपसभापति की जो समय काल बचा था, जो वर्ष बचा था, तो उस समय बना दिया गया हुकुम सिंह को। किसको बना दिया गया सर? हुकुम सिंह को क्या बना दिया? हुकुम सिंह को बना दिया, उपसभापति बना दिया गया था। ठीक है, इनके बचे हुए समय में उपसभापति के रूप में हुकुम सिंह को बना दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, एकदम राइट आंसर। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं का क्या कहा जाता है? यानी मैं पूछ रहा है कि जो रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलो ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या मोनोसाइट। हाँ बड़ा ध्यान समझो कि थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो बड़ा ध्यान समझना, उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहता है मेरे भाई? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं आप जानते हो? आजकल डेंगू फैला हुआ है, और डेंगू में जब आपको बुखार तगड़ा ठंडी देकर आता है, तो उसमें जब आप चेकिंग जब कराओगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्या घटता है? आपका प्लेटलेट्स। अगर आज 1 लाख है तो कल चेक कराएंगे आपका बचेगा 80,000, दूसरे दिन तीसरे दिन चेक कराएंगे बचेगा 50,000। बड़ा तेजी से घटता है प्लेटलेट्स, उसी को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये रासायनिक नाम है और इसे हम लोग प्लेटलेट्स का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, यही प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडीज में कमी हो गई प्लेटलेट्स की, तो होता क्या है कि हमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, हमारे सर में सर दुखने लगेगा, पूरे शरीर के जितनी भी जोड़े हैं वो दुखने लगेगा। ठीक है, यानी शरीर में अगर पर बुखार, ठंडी सब लगने लगेगा, इसको प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, अब दूसरी चलो, एरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं सर? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आरबीसी। आरबीसी किसे कहते हैं सर? रेड ब्लड कार्पल्स को। ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी सर क्या कहेंगे हम लोग? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है, कणिका, बड़ा ध्यान समझिएगा, लाल रक्त कणिका। इसका रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये बड़ा ध्यान समझना। ठीक है, 120 दिन बाद पुनः दोबारा निर्माण होता है। अच्छा, लिम्फोसाइट क्या है सर? लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट से क्या होता है? हाँ बड़ा ध्यान सुनो, लिम्फोसाइट अगर बढ़ जाए हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगी, हमारे आंत में दिक्कत हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट एक आपका डब्ल्यूबीसी का ही रूप है, ये बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ही रूप है। दूसरी बात, मोनोसाइट क्या है सर? मोनोसाइट भी एक डब्ल्यूबीसी है, और लेकिन ये बड़े रूप में होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी में बड़े रूप में विराजमान होते हैं। ये क्या करते हैं सर? मोनोसाइट आपके जो बाहरी आपके वायरस हैं, ठीक है, वायरस हैं, और जो आपके बाहरी फंगस हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं,
इनसे बचाने का काम करता है, ठीक है। कौन? मोनोसाइट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एथ्रोसाइट हो गया, और एक आप सुने होंगे ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्या है सर? जिसे हम लोग कहते हैं WBC, जिसे हम लोग कहते हैं व्हाइट, क्या कहते हैं सर? व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का नाम हम लोग देते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका ये क्या करता है? हमारे शरीर में जीवाणु भक्षण का काम करता है, मारने का काम करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। कौन? हमारा ल्यूकोसाइट। कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सभी बातें समझ में आ गई। तुम्हारा राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट कभी हो जाएंगे, रक्त का स्राव होता रहेगा, रुकने का नाम लेगा, प्लेटलेट्स घटता रहेगा, बीमार होते रहेंगे, इंसान धरती छोड़ते रहेंगे, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन चले, आ जाओ। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पे प्रति मिनट धड़कन के बीच में होती है। जैसे हम लोग बीपी न पाने जाते हैं तो 120 70 120 80 होता है ना, सामान्य डिस्टोलिक डायलोस्टिक होती है, कोई दिक्कत? चल बस उसी वही पूछ रहा है कि अगर हम आराम कर रहे हैं तो आराम में हमारी नाड़ी की धड़कन कितना होगा? 72 80 की 60 से 75 की 80 से 120 की 90 से 120, ठीक है। अगर 90 से 120 तो बीपी हाई, बीपी आपका हाई, इतना है तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। और 72 से 80 जो है आपका आराम करते समय है, ये एकदम सो जाओ मेरे भाई तब का है। तो आराम करते समय 72 से 80 आपका होता है, बड़ा ध्यान समझो, जब इंसान आराम करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आपका एफर, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, ऐसा प्लास्टिक कौन सा है? एक बार गर्म कर दो, ढल जाए, लेकिन दोबारा उसे हम लोग बना नहीं सकते, ऐसा प्लास्टिक कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व पॉलीथीन, या थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप लोग कुकर देखे होंगे, आजकल जितने भी आता है मार्केट में वो बिजली वाला जो बर्तन होते हैं ना, जैसे कि आजकल लाइट से हीटर से बनाया जाता है भोजन, और जो कि जलता भी नहीं, उसे कई बनाते रहो जलता भी नहीं, जलेगा ही नहीं, तो साफ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो जो कुकर में होता है, जो हैंडल होता है उसमें भी कोई प्लास्टिक लगा जो जलता नहीं, एक बार उसे बनाया तो गया है। तावा होता है उसमें देखे होंगे, कढ़ाई होता है उसमें देखे होंगे। तो मेरे भाई वो होता है थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है सर? थर्मोप्लास्टिक। एक बार ढल जाए, एक बार बन जाए, लेकिन दोबारा ढालने के बाद सुनो, गलाने की बात करो तो दोबारा ऐसा आकार आएगा ही नहीं, ठीक है। तो डी फाड़ा एकदम हमारा राइट, ठीक है। चल अगले को चलते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? आर्द्र भूमि में तो समझते हो मेरे भाई, जैसे कि आप रामसर स्थल का नाम सुने होंगे, रामसर साइट जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसी में तो यही पूछ रहा है, रेणुका, चंद्रपाल, रोपड़ या पोंग। बताओ। देखो सबसे छोटी रेणुका है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में रेणुका स्थित है, ठीक है। सन 2005 में इसे जो कि रामसर साइट बनाया गया था, सब भारत की सबसे छोटी रामसर साइट यानी आर्द्र भूमि है, ठीक है। दूसरी बात बड़ा ध्यान समझिएगा, सन 2019 में बात करूं तो आप जानते हो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा की मैं बात करूं तो ये भारत का सबसे बड़ा रामसर, ठीक है, रामसर साइट बनाया गया है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ है सर? ये आपका स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। लेकिन इसमें एक चीज और है, 1981 ईस्वी में जो पहला रामसर बनाया गया था, पहला जो रामसर स्थल बनाया गया था, ठीक है, रामसर स्थल जो बनाया गया था वो था आपका चिल्का झील। क्या था मेरे भाई? चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील था। चिल्का झील कहाँ है सर? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। चिल्का झील किसके लिए? ये प्रसिद्ध है झींगा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा के लिए, ठीक है। और उसके बाद सर घड़ियाल का नाम सुने होंगे आप लोग, घड़ियाल के लिए भी प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन झींगा के लिए याद रखिएगा। तो पहला रामसर स्थल बनाया गया था 1981 में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा रेणुका होगा। क्या होगा? रेणुका, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं हम लोग। देखो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? बताओ भाई। धौलावीरा, बनावली, मोहनजोदड़ो या लोथल? बताओ। सबसे एक ही बार लोथल। कौन सा? लोथल कहाँ है मेरे भाई?
ये है सर गुजरात में। कहाँ है? गुजर गई रात जो गुजरात में, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी किसकी उप सहायक नदी है सर? ये है साबरमती की। किसकी है? साबरमती की उप नदी कहलाती है भोगवा नदी, ठीक है। और सर धौलावीरा कहाँ है सर? धौलावीरा तो भी आपका गुजरात में स्थित है सर, गुजरात में, ठीक है। ये किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे स्थित है, कोई दिक्कत नहीं सर। बनावली कहाँ है सर? बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा लोथल, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? चलो, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पे हुआ था? यही पूछ रहा है। देखो भाई पेट के क्वेश्चन में लंगोट के बारे में पूछ लिया था। कब पहने थे? अरे झूठे कब पहने थे यार, क्वेश्चन होना चाहिए। कब क्या पहने थे, इससे क्या मतलब है? पूछ ले कि महात्मा गांधी कब सूट पहने थे, कब डंडा लिए थे, कब चश्मा पहने थे, चश्मा में कब डोरी लगाए थे, कब चरखा चलाए थे, चरखा से कितना कपड़ा बुने थे, पहला कपड़ा किसने पहना था, कितने मजदूरों को लगाया था, अब पहला चरखा कैसे बनावा गा रहा, चप्पल पहने थे कि नहीं, चप्पल किस कंपनी का था, अरे कुल पूछ लो। तो हम लोग जो कि आधुनिक इतिहास पढ़े ही ना, तो महात्मा गांधी के पीछे ही पड़ गए हम लोग, उनकी हिस्ट्री बायोग्राफी ही पढ़े। एग्जामिनर गजब का गजब क्वेश्चन भेज देते हैं। हालात खराब हो गई क्वेश्चन देखकर। चलो इधर देखो भाई, यही पहला क्वेश्चन। कितने लोग तो महात्मा गांधी का नाम सुनते मान में पेट का पेपर देने वाले लंगोट वाला क्वेश्चन याद हो गया हो, क्यों तो आया था। दिल्ली, बारदौली, अहमदाबाद या चंपारण? जरूर बताएं। अगर बात किया जाए कि भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में कहाँ हुआ था सर? ये हुआ था चंपारण में। कहाँ है चंपारण? कहाँ है सर? चंपारण बिहार में है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला है चंपारण, ठीक है। वहीं पे क्यों हुआ था सर? जो वहां के जो किसान थे, कौन थे? जो वहां के किसान थे, किसान क्या करते थे? नील की खेती करते थे। तो इनकी नील की खेती थी ना, इनका शोषण किया जा रहा था। इनका जब शोषण किया जाता, उसके लिए इन्होंने क्या किया? आंदोलन की शुरुआत किया। भारत में पहला आंदोलन की शुरुआत नील खेती के लिए चंपारण में 1917 में किया था महात्मा गांधी। चंपारण यहाँ पे स्थित, ठीक है, एकदम सी हमारा एकदम राइट आंसर। दूसरी बात, अहमदाबाद की मैं बात करूं, अहमदाबाद में महात्मा गांधी, देखो भारत में उन्होंने एक बार तो शुरुआत कर दिया, लेकिन उनको लोग हल्के में ले लिए थे कि ये तो बुढ़ा कुछ करेगा नहीं, लेकिन हल्के में नहीं मेरे भाई। अगर देखो मेरे भारत से में हम लोगों का भारत आजाद है, अगर ये भारत आजाद न होता तो हम लोग क्या होते? परेशान होते आजाद करने में, अपना विकास करने में। पहले भारत को आजाद करो। तो मेरे भाई अब क्या है, भारत आजाद हो चुकी है, तो आजाद करने की जरूरत हमें है नहीं। जब भूख लगेगी तभी भोजन खाओगे, अब भूख न लगे तो भोजन ही जरूरत ही नहीं किसी चीज की। तो हर व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अम्बेडकर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं सर। जरूरत के हिसाब से इंसान अपना परिस्थिति बदलता है, जरूरत के हिसाब से इंसान अपना पैर कदम आगे बढ़ाता है। तो ये महात्मा गांधी जब तक भारत को आजाद नहीं करा तब तक मरे में नहीं, पहली बात जान लो, इनकी सबसे बड़ी खासियत हमारे नजर में, ठीक है। दूसरी चीज, अहमदाबाद की मैं बात करूं तो वहां पे जितने भी मजदूर कारखाना में काम कर रहे थे ना, 1918 की मैं बात करूं, 1918 में तो भूख, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया था? भूख हड़ताल कर दिया था। बताओ ऐसी बात की यहाँ पे पेमेंट बढ़ाया जाए, इनका शोषण मजदूरों को हो रहा था, तो अहमदाबाद में इन्होंने शुरुआत कर दिया। बारदौली किससे संबंधित है मेरे भाई? सरदार का नाम सुनेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अब बात है 1928 की बात है। कब? 1928 में बारदौली संबंधित यही है आपके, और यहाँ पे हुआ था बारदौली, जानते क्यों हुआ था? जो यहाँ के किसान थे ना, किसान से 30% कर ले रहे थे अंग्रेज, और 30% कर घटाने के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारदौली संबंधित हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो चंपारण हमारा एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग, अगला क्वेश्चन आ जाओ। निम्न से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमने भारत के जितनी भी मिट्टियां थी बड़े मतलब अलग अलग तरीके से हमने बताया था। बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बताया भाई काली मिट्टी। देखो जब काली मिट्टी की नाम आ जाए, अगर ऑप्शन में न हो तो आप महाराष्ट्र का नाम तो जानते हो, फेमस है,
ठीक है। तो इर्द गिर्द देखो महाराष्ट्र कौन है, तो इर्द गिर्द आपका गुजरात है, और क्या गुजरात है, गुजरात को मार दो आप, ठीक है। एकदम एक दिमाग में ना कि काली मिट्टी की बात आए और महाराष्ट्र न हो, तो आप इर्द गिर्द वाली बात करो, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, चले आओ नीचे कर्नाटक, ये सब क्षेत्रों में, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी फॉर डक, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, ये बताओ। द्विसदनी व्यवस्थापिका भारत के किस राज्य में है, गुजरात में कि केरल की बिहार के राजस्थान। आज के बाद ये क्वेश्चन जीवन में कभी भूलोगे नहीं, द्विसदनी व्यवस्था कहाँ कहाँ है। हाँ, हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डक। सर कैसे याद किया जाए, बड़ा ध्यान समझो। आओ मैं बताऊं आपको याद करने का तरीका, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ये भारत का दक्षिणी भाग हो गया, दक्षिणी भाग में आपका यहाँ पड़ता है एक आंध्र प्रदेश, क्या पड़ता है सर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था सन 2014 में, कौन था सर, तेलंगाना था। कौन था, तेलंगाना, ठीक है। देखो हम सीधा तक नहीं, हाँ सर सीधा। अच्छा, तेलंगाना के ठीक बगलिए में कौन है सर, कर्नाटक है। कौन है, बहुत नाटक करता है कर्नाटक। देखो ये इससे भाई अलग हुआ, जब ये अलग हुआ तो नाटक किया ना, ठीक। इसके ऊपर वहां क्या पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र पड़ेगा। क्या बताया अभी, महाराष्ट्र पड़ेगा, बड़ा ध्यान समझो। महाराष्ट्र हुआ तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक महाराष्ट्र, और यूपी और आपका होगा बिहार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप याद रखना, एटीएम याद रखो मेरे भाई, एटीएम यानी आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र के एटीएम के ऊपर बार, मतलब कोई सामान है याद रखना, एटीएम के ऊपर बार, ऐसे याद रखना, ठीक है। एटीएम के ऊपर बार, यू मतलब यूपी, बी मतलब बिहार, एटीएम के ऊपर बार, ठीक है, याद रखना। तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में द्विसदनी व्यवस्था लागू है। ये हमारा राइट आंसर डी फॉर डक, ठीक है, कभी भूलना नहीं है आपका, आप नहीं भूलोगे। चलो आज जब पानी जमता है यानी जब बर्फ बनता है, देखो ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है, यही पूछ रहा है। पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं, या घटता है। जब बताएं, जब पानी हो द्रव अवस्था में और द्रव से बन जाए कठोर अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था यानी जिसे हम लोग बर्फ कहा जाता है, तो बताओ उसका आयतन क्या होता है। बड़ा ध्यान समझो, जब मेरे भाई पानी द्रव अवस्था में हो, ये चीज बड़ा ध्यान समझना, जब द्रव अवस्था में हो तो इसका आयतन क्या होता है ना, आयतन इसका घटता है, इसका घटा रहता है, ठीक है, जब द्रव अवस्था में। लेकिन अगर घनत्व की बात किया जाए, घनत्व इसका बढ़ा रहता है जब द्रव के रूप में हो, ठीक। इसका उल्टा, जब पानी बर्फ के रूप में हो, जब पानी बर्फ के रूप में हो, इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, प्लस, लेकिन घनत्व क्या होता है, घटता है, इसका माइनस, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज समझो, इसीलिए मान लो ये फ्रिज है, और फ्रिज में इसीलिए मेरे भाई कभी भी शीशे का जो बोतल होता है, जो शीशे का बोतल होता है, ठीक है, कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब भाई मेरे द्रव अवस्था में जब शीशे में पानी भरोगे तो उसका उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, लेकिन जब वो पानी किस में बदल जाए, बर्फ में, और जब बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन क्या होगी, बड़ा होगी, क्या होगा, बड़ा होगा, आयतन बड़ा होगा, और जब आयतन बड़ा होगा तो जगह मांगेगा, और जब जगह मांगेगा तो शीशा टूटेगा, शीशा क्या होगा, टूटेगा, पक्का टूटेगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब पानी यही पूछ रहा, आयतन में क्या होगी, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ, आप नहीं भूलोगे। तो जब पानी बर्फ में बदले तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो घटेगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता, नॉट, यहाँ ये बात ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है, द्वारा नहीं होता है, ठीक, द्वारा नहीं होता है, ये पूरे ध्यान रखना, ठीक। दो शब्द, निमोनिया, पीलिया, हैजा या टाइफाइड, बताओ जल द्वारा नहीं होता। तो देखो आप जब दूषित जल पियोगे तो पीलिया होगी, और जो पीलिया होगी तो जानते हो हमारे लीवर पर प्रभाव डालेगा, जो लीवर प्रभाव डालेगा तो डैमेज होगा, जो डैमेज होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी, हमारे पीले पर शुरू हो जाएगी, यानी ब्लड किसमें, जल में परिवर्तन होना स्टार्ट
ठीक। दूसरे, जब हैजा होगी तो ग्रास नलिया हमारी खराब हो जाएगी। आई जब उल्टी होगा बाबा ग्रास नली खराब, फेफड़ा बड़ा सब हील टूट जाएगा, ठीक है। और टाइफाइड हो जाए तो आजकल टाइफाइड डेंगू का बड़ा लंबा जो कि चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, कंपटीशन चल रहा है दोनों में, ठीक है। तो जब गंदा पानी पियोगे तो ये तीनों हुए यार, ये तीनों होगा, गंदा पानी पियोगे, ठीक है। लेकिन निमोनिया किसको होता है? निमोनिया ठंडी का मौसम चल रहा है, बच्चों को बचा के रखें घर में हो तो। और निमोनिया आपका होता है कैसे? जीवाणु वायरस बैक्टीरिया के द्वारा, ये फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। ये आपके गंदे पानी से नहीं होता है। निमोनिया हो जाए तो ठीक, लेकिन डबल निमोनिया हो जाए तो गड़बड़। क्यों? क्योंकि फेफड़े से लेकर ग्रास नली तक पूरा एकदम जाली बन जाएगा और जकड़न पैदा हो जाएगी, गजार बंद हो जाएगा, सांस लेना एकदम मतलब जान लो कि सांस लोगे ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन पाइप लगाना पड़ता है निमोनिया में। बचना तो मतलब जान लो कि 90% नहीं मान के चलो जब डबल निमोनिया हो जाए, ठीक है। 10% ही होती है आशीर्वाद लोगों का। तो जो नहीं होता वो होता है एफआर एप्पल। क्या होता है? एफआर एप्पल निमोनिया नहीं होता, ठीक है। चलो अगले को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक। क्या मेरे भाई? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताओ, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज किसने किया था? आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? जब बताएं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बताओ मेरे भाई। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन खोज, ठीक है। और ग्राहम बेल ने किसका किया था सर? टेलीफोन का खोज। किसका? टेलीफोन का खोज। फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन की खोज। लुई पास्चर ने क्या किया था सर? दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण का खोज किया था, ठीक है, लुई पास्चर ने। कोई दिक्कत नहीं सर, तो राइट आंसर सी माना एकदम राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो अभी तक तो हमने ये जो कि आईबीएस सीरीज का जो कि प्रैक्टिस सेट 9 हमने देखा है, और प्रैक्टिस सेट 9 जो कि जबरदस्त तरीके से था। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो ऐसे लगातार कंटिन्यू हम लोग बने रहेंगे। बस आज के लिए नहीं, जय हिंद।